मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बातों को किस तरह लेंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं हमेशा भूत प्रेत जैसी चीजों से डरता आया हूं। यहां तक कि कॉलेज में जाने के बाद भी जब मैं किसी भी लिहाज से कोई बच्चा नहीं था, मैं अंधेरे में अकेले रहने से डरता था। रात में सोते हुए मुझे लगता कि अभी बेड के नीचे से कोई हाथ निकलेगा और मुझे पकड़ लेगा। मैं हमेशा अपने आप को समझाता कि अब तू बड़ा हो गया है, ये बच्चों की तरह डरना छोड़ दे, भूत वूत कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मेरा डर भी कम होता जा रहा था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई। आगे की बातें बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से कैसे हुई और मैं उससे कितना प्यार करता हूं। नेटली, मेरी वाइफ, उससे मेरी मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। कॉलेज में मैं थोड़ा पढ़ाकू और बोरिंग टाइप का लड़का था। दिखने में भी मैं इतना अच्छा नहीं था। कॉलेज की कोई भी लड़की मुझ पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फिर मुझे मेरी वाइफ मिली। वो बहुत ही स्वीट नेचर की और बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। पता नहीं उसने मेरे जैसे लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसने मुझसे बातें करना शुरू किया। मेरे लिए तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पहली बार मैंने किसी को इस तरह से प्यार किया था और फिर आखिर में हम दोनों ने शादी कर ली। अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं जॉब करता हूं और मेरी वाइफ घर से ही ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री कर रही है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। शादी के बाद मैंने अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी की हर एक बात बताई है। अपने दिल की हर बात, मेरी फीलिंग्स, मेरे सीक्रेट्स, मेरी पसंद, नापसंद और मेरे डर। मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया। पहली बार जब मैंने उसको बताया कि मुझे रात में डर लगता है, तो उसने मेरी बात मजाक में ली। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसने खुद रात में मुझे डरते हुए देखा, तो उसको यकीन हुआ कि मैं अंधेरे में कितना डरता हूं। और हर बार जब भी मैं डरता हूं, तो वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे सीने से लगकर मेरा साथ देती है। वो कभी मुझे ये एहसास नहीं होने देती कि मैं एक डरपोक इंसान हूं। सच बताऊं तो मेरी वाइफ मेरी गार्डियन की तरह मेरा ख्याल रखती है। उसके लिए मैं एक छोटे बच्चे जैसा हूं और मेरे लिए वो मेरी गार्डियन एंजल है। जब भी मैं उसके चेहरे की तरफ देखता, मेरे दिल का सारा डर खत्म हो जाता। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। शादी के बाद पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब चीजें होने लगी हैं। एक रात मैं और मेरी वाइफ अपने बेडरूम में सो रहे थे। रात के 3 बजे का टाइम था। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। आंख खुलते ही मैंने सबसे पहले अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी वाइफ मेरे बगल में ही लेटी होगी, लेकिन वो बेड पे नहीं थी। मैंने सामने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट ऑन थी। पानी चलने की आवाज भी आ रही थी। वो पक्का बाथरूम में ही थी। मैंने राहत की सांस ली। मैं बेड से उठा और सीढ़ियों से उतर के नीचे किचन में जाने लगा। सब लाइट्स बंद थीं, लेकिन मेरे हाथ में फ्लैशलाइट थी। मैं नींद में ही था और बस जल्दी से पानी पी के ऊपर आ जाना चाहता था। लेकिन किचन में पैर रखते ही मुझे तो एक बार के लिए जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। मैंने देखा मेरी वाइफ किचन में अंधेरे में खड़ी पानी पी रही थी।
एक बार के लिए मैं चौंक तो गया था, लेकिन उसको अपने सामने देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। ग्लास से पानी पीती हुई वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मुझे याद नहीं मैंने नींद में उससे क्या बात की, लेकिन मैं बस जल्दी से पानी पी के ऊपर सोने के लिए चला गया। वो वहीं खड़ी थी। हालांकि ऊपर जाते हुए मैंने उसको आवाज भी दी कि जल्दी से ऊपर आके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी वाइफ बेड पे सो रही थी, गहरी नींद में। वो देख के तो मेरी सारी नींद ही उड़ गई। ये, ये कैसे हो सकता है? ये यहां सो रही है तो वो नीचे कौन है? नहीं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। एक बार के लिए मन में आया कि जल्दी से फिर से नीचे जाके देख कर आऊं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी वाइफ को उठा के सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में थी। बोली, सो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना, जैसे कि वो हमेशा मुझसे बोलती है। मैंने भी फिर उसको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर अगली सुबह वो मुझसे मजाक में बोली, लगता है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि हर जगह मैं ही नजर आने लगी हूं। जब तुम नीचे पानी पीने गए तब मैं बाथरूम में थी, वो बोली, उसी प्यारी स्माइल के साथ जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। मैं कैसे उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर इसके करीब एक हफ्ते बाद एक और अजीब वाकया हुआ, वो भी दिन दहाड़े। वो सैटरडे का दिन था, मेरे ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन नैटली ने, मतलब कि मेरी वाइफ ने, मुझे सुबह 11 बजे नींद से उठाया। वो मार्केट से घर का कुछ सामान लेने जा रही थी और फिर 11:30 बजे के करीब आखिर मैं भी बेड से उठ गया। बेड से उठ के मैं फ्रेश हुआ और फिर नाश्ता करने के लिए नीचे किचन में जाने लगा। मेरी वाइफ ने नाश्ता पहले ही बना दिया था। नीचे किचन में गया तो देखा कि वो पहले से ही किचन में खड़ी ग्लास से पानी पी रही थी। उसको देख के मैंने पूछा, अरे तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती हुई पानी पीती रही। मैं उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी डोरबेल बज उठी। मैंने जल्दी से जाके दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मेरी वाइफ खड़ी थी, हाथों में 2 बड़े-बड़े बैग्स लिए। वो शॉपिंग करके आई थी। अब देखते ही रहोगे या मेरी हेल्प भी करोगे? वो मुझे हिलाते हुए बोली। उसको देखकर मेरे तो चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया था। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर उसको भी समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से मुझे अंदर लेकर गई और मुझे पानी पिलाया। मैंने उसको सारी बात बताई। पिछली बार जब मैंने उसको रात में देखा था तब मैं नींद में था और धोखा खा सकता था, लेकिन इस बार तो मैंने दिन दहाड़े उसको अपने सामने खड़े देखा था और ये कोई धोखा नहीं हो सकता था। आज से पहले मैं जब भी डरता था हमेशा अपनी वाइफ की उन खूबसूरत आंखों को देखकर मेरा सारा डर खत्म हो जाता था। लेकिन आज पहली बार मैं उसकी आंखों में डर देख रहा था, एक अजीब सा डर। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रांग है, कभी ना डरने वाली, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में डर था। मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूं, कुछ ऐसा तो शायद मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। वो बोली। उसने बताया कि बचपन में भी उसके साथ ऐसा बहुत बार होता था। उसके पेरेंट्स और भाई बहन अक्सर उसको ऐसी जगहों पर देखते जहां उसके होने का कोई मतलब नहीं होता था। किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता था। मेरी जगह वो किसको देखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात सबको समझ आ गई थी कि वो जो कुछ भी है हमारा नुकसान करने का
उसका कोई इरादा नहीं है। इन चीजों के बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते थे, नहीं तो लोग हमारा ही मजाक बनाते। धीरे धीरे ये सब कुछ हमारे लिए नॉर्मल हो गया और हमने इन चीजों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। खैर, इसके बाद कई दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। मेरी वाइफ की बात को समझने में मुझे कई दिन लग गए थे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मुझे हमेशा से डर भूत प्रेत से लगता था, खतरनाक डरावने शैतानों से, मेरी प्यारी खूबसूरत वाइफ से नहीं। उसके बाद भी वो मुझे कई बार दिखाई दी। जैसे कि एक बार वो मुझे ठीक अपने बगल में बेड पे बैठी दिखाई दी, जबकि मेरी वाइफ असल में उस वक्त किचन में काम कर रही थी। इसके अलावा भी ऐसे कई मौके आए जब मेरा उस चीज से सामना हुआ। चीज, मैं उसको चीज ही बोलूंगा। हालांकि वो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह ही दिखती है, हमेशा उसी की तरह हंसती हुई, खूबसूरत, और उसको देखकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूं। लेकिन आखिर में है तो वो महज एक चीज ही। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आज तक मैंने जितनी बार भी उसको देखा है, सिर्फ तभी देखा है जब मेरी वाइफ मेरे आसपास नहीं थी। कहने का मतलब कि मैंने उन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। शायद मेरी जगह कोई और आदमी होता तो जब भी वो चीज नजर आती तो अपनी वाइफ को आवाज लगा के जरूर पूछता कि ये वो ही है क्या। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे उससे कभी कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन ये सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी वाइफ ने बताया कि उसको किसी काम से अपने पेरेंट्स के यहां जाना है, जो कि हमारे घर से बस 1 घंटे की दूरी पर ही रहते थे। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन वो संडे का दिन था और मैं घर में ही रुक के आराम करना चाहता था। मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं घर पे ही रुकना चाहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे भी उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। फिर शाम के टाइम मैं अपने रूम में ही बैठा टीवी देख रहा था। इसी बीच मेरा मन किया कि मैं फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेकर पीता हूं। कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मैं नीचे किचन में गया तो देखा कि वो वहीं खड़ी थी, मेरी वाइफ, ग्लास से पानी पीती हुई। अब तक मैं उसको इतनी बार देख चुका था कि उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने हंसते हुए उससे कहा, ओह, तुम फिर से आ गई, अच्छा लगा तुमको फिर से देखकर। वो भी बिना कुछ बोले बस मेरी तरफ देख के मुस्कुराती रही। और तभी फोन की घंटी बज उठी। मैंने उससे नजर हटाई और फोन उठाने के लिए जाने लगा। हे स्वीटी, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मम्मी थोड़ी देर और रुकने को कह रही हैं, मेरी वाइफ फोन पर मुझसे बोली। और जैसे ही मैंने फोन पर अपनी वाइफ की आवाज सुनी, मुझे अपने पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। और ये आवाज फोन पर मेरी वाइफ ने भी सुनी थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वो चीज वहीं खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो स्माइल नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि गुस्सा था। और उसका सिर साइड में बिल्कुल 90 डिग्री पर घूम चुका था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया था वो थी उसकी आंखें। आज से पहले मैंने जब भी उसको देखा था, उसकी आंखों में प्यार होता था, उसकी खूबसूरत हरी आंखें। लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं, जैसे फिल्मों में भूतों की होती हैं। और उसको देखते हुए मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई। तुम ठीक तो हो? ये कैसी आवाज थी, कांच टूटने की? फोन पर मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही थी। मैंने धीरे से
उसको जवाब दिया, वो मैंने नहीं, उसने किया है। और इतना सुनते ही मेरी वाइफ घबराते हुए चिल्लाने लगी, जल्दी से फोन काटो और उसकी तरफ मत देखना। मुझे नहीं पता उस वक्त कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आई, लेकिन मैंने वैसा ही किया। मैंने फोन रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सेकंड्स बाद मैंने फिर से आंख खोली तो वो वहां नहीं थी। डरते घबराते हुए मैंने फिर से अपनी वाइफ को कॉल किया तो उसने बताया कि वो अभी के अभी वापस आ रही है। वो बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके सामने तुमको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत गलत हुआ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। इसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में जाके अपनी वाइफ के आने का वेट करने लगा। वो एक एक पल मेरे लिए जैसे एक एक घंटे जैसा बीत रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी वाइफ के चेहरे को देखकर, जिसको देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाता था, आज वो चेहरा ही मुझे डरा देगा। ये पहली बार था जब मेरी वाइफ और उसका वो साया एक ही समय पर मेरे साथ मौजूद थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता अब वो चीज मेरे साथ क्या करेगी। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ भी घर पहुंच गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद वो बस रोए जा रही थी। बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, तुम्हें हम दोनों से एक साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत गलत हुआ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो मैंने उससे आराम से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है, वो कौन है जो बार बार उसका रूप लेकर मेरे सामने आती है। वो बोली कि उसके पास उसका कोई नाम तो नहीं है, ना ही उसने खुद कभी उसको अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसके घर के लोगों ने और उसके दोस्तों ने उसको जरूर देखा है। जिन भी लोगों ने उसको आज तक देखा है वो सब बताते हैं कि वो बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती है। उसकी हरी आंखें हैं, बिल्कुल मेरी तरह, और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। मैंने कहा, हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है और हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल होती है। लेकिन आज फोन पर जब मैंने तुमको बताया कि वो मेरे पीछे खड़ी है तो तुम इतना डर क्यों गई थी? तुमने तो कहा था ना कि वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरी बात सुन के वो कुछ सेकंड्स चुप रही और फिर वो फिर से रोने लगी। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, मैं तुमको और नहीं डराना चाहती थी। वो बोली, अच्छा, तुम अब मुझे पूरी बात बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मैंने नेटली को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। फिर उसने मुझे अपने एक दोस्त के साथ घटी एक घटना के बारे में बताया। उसका वो दोस्त जिसने उन दोनों को एक साथ एक समय पर देख लिया था। उसने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो घर में उसके पेरेंट्स और उसके दोनों भाइयों ने उस चीज को कई बार देखा था। वो हमेशा घर के किसी कोने में खड़ी पानी पीती हुई दिखती थी, लेकिन वो चीज सिर्फ उनके घर के अंदर ही दिखती थी, कभी बाहर या इसके स्कूल में नहीं दिखती थी। इसलिए उसके घर वाले कभी उसको अपने किसी दोस्त को भी घर में नहीं लाने देते थे। उनको डर था कि कहीं उसके किसी दोस्त ने ही उस चीज को देख लिया तो वो बहुत डर जाएंगे और इसके बारे में सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिर एक दिन नेटली की काफी जिद करने पर उसके घर वालों ने उसके एक दोस्त को घर लाने की परमिशन दे दी। तब तक उसके घर वालों को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये चीज खतरनाक नहीं है। तो एक दिन उसका एक क्लासमेट क्रिस उनके घर आया हुआ था। उन दिनों उनके एग्जाम्स चल रहे थे और वो पढ़ाई के सिलसिले में उनके घर आया था। तो उस दिन दिन में पढ़ाई करते करते नेटली को भूख लगी
तो वो कुछ स्नैक्स लाने के लिए नीचे किचन में चली गई। लेकिन स्नैक्स लेके जब वो ऊपर आ रही थी तो उसको कमरे में क्रिस के बातें करने की आवाज सुनाई दी। हे हे, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अंदर से क्रिस की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही नेटली वहीं दरवाजे के सामने ही रुक गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुला था और क्रिस ने उन दोनों को एक साथ एक जगह पर देख लिया था। नेटली ने देखा कि क्रिस के उसको देखते ही क्रिस का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और तभी वहां से ग्लास टूटने की आवाज आई। शिट, ये क्या? क्रिस बस इतना ही बोल पाया था कि इससे पहले कि नेटली कमरे के अंदर घुस पाती, कमरे का दरवाजा भड़ाम से बंद हो गया। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। क्रिस, दरवाजा खोलो, क्रिस, दरवाजा खोलो। वो बाहर से चिल्लाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और फिर करीब 5 मिनट बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रिस अंदर बेहोश पड़ा था। वो लोग जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि क्रिस अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब क्रिस से पूछा गया कि उसने क्या देखा तो वो बार बार बस एक ही बात बोले जा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और उसका सिर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। बस इसके बाद वो फिर कभी कुछ नहीं देख सका। नेटली ने बताया कि तुम्हारी आंखों की रोशनी शायद इसलिए बच गई थी क्योंकि मैंने उन दोनों को एक साथ आंखों से नहीं देखा था, बस फोन पर ही उसकी आवाज सुनी थी। इसलिए शायद उसका असर मेरे ऊपर पूरी तरह से नहीं हो सका। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मुझे हैरानी थी कि कैसे इतने सालों में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था कि किसी ने उन दोनों को एक साथ देखा था। लेकिन फिर नेटली ने मुझे एक और बात बताई। उसने बताया कि उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और ना ही वो अपनी तरफ से खुद कभी ऐसी कोशिश करेंगी कि तुम दोनों एक साथ एक जगह मौजूद रहो। उन्होंने बताया था? किसने? मैंने पूछा। एक्चुअली जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब एक बार मेरे दादा दादी ने मुझे इसके बारे में बताया था। वो इसके बारे में जानते थे लेकिन कभी इस बारे में बात नहीं करते थे। उन्होंने बताया था कि ऐसा हमारे खानदान में पहले भी हो चुका था। उसकी बात सुन के मुझे एक बात तो समझ आ चुकी थी कि हमें अपने सवालों के जवाब सिर्फ उसके दादा दादी के पास ही मिल सकते थे। लेकिन उसके दादाजी की तो कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। अब सिर्फ उसकी दादी बची थी और हमें उनके पास जाना था। लेकिन उसकी दादी उनसे अलग अपने घर में रहती थी। उसने उसी वक्त अपने घर कॉल किया तो उसकी मम्मी ने बताया कि पिछले 2 सालों से उनकी दादी से कोई बात नहीं हुई है। असल में दादाजी के मरने के बाद उसकी दादी डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने सबको उनके घर आने और उनसे मिलने को मना कर दिया था। ऊपर से वो रहती भी एक गांव में थी जो कि शहर से काफी दूर था। इसलिए उनसे मिलना जाना भी बहुत मुश्किल काम था। हमारे घर से उनके यहां तक का सफर कई घंटों का था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम आज रात आराम करके कल दिन में उनसे मिलने जाएंगे। रात में बस कुछ ही घंटे नींद आई। फिर सुबह मेरी वाइफ ने मुझे उठाया, बोली नाश्ता रेडी है, और इतना कह के वो नीचे चली गई। मैं उठा तो देखा कि 11 बज चुके थे। हम लोग अलार्म लगा के तो सोए थे लेकिन शायद हम दोनों से ही अलार्म मिस हो गया था। खैर, बेड से उठते ही सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो थी
कि कहीं वो मुझे फिर से दिखाई ना दे जाए, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे किचन में गया तो देखा कि मेरी वाइफ वहां खड़ी एक गिलास से जूस पी रही थी। एक बार के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई। मुझे लगा ये वही है। शिट, मेरे मुंह से निकला। मेरी आवाज सुन के वो मेरी तरफ पलटी। ओ, आई एम सॉरी, मैं बस जूस पी रही थी। उसकी आवाज सुन के मेरी जान में जान आई। ओह, शुक्र है ये तुम ही हो। फिर हम दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया। भूख तो नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत हमने खा लिया और फिर हम कार से निकल गए अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। कार ड्राइव करते हुए मेरी वाइफ ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे महसूस हुआ कि इतनी परेशानियों के बीच भी वो मेरे साथ है, मेरा ख्याल रखने के लिए। ड्राइव करते हुए जब भी मैं उसकी तरफ देखता, वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही होती। उसकी खूबसूरत हरी आंखें, मेरा सारा डर दूर हो जाता। थोड़ी देर के लिए ही सही, उस चीज का डर मेरे दिल से निकल गया था। पूरे रास्ते हमने ज्यादा बातें भी नहीं की और आखिर में हम उस घर के सामने पहुंच गए। वो घर एक कच्चे रास्ते के बिल्कुल आखिर में बना था। घर के सामने एक बहुत पुरानी सी कार खड़ी थी। देखने से लग रहा था कि उस कार को कितने महीनों से चलाया नहीं गया है। ऊपर से उस घर की हालत भी ऐसी थी कि लग नहीं रहा था कि उसमें कोई रहता होगा। चलो देखते हैं इस घर में हमें क्या मिलता है, मैंने नेटली का हाथ पकड़ते हुए बोला। लेकिन इससे पहले कि मैं उस घर का दरवाजा खोलता, मेरा मोबाइल फोन बज उठा। फोन की रिंग सुनते ही मेरी वाइफ ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरा मतलब उसने मेरा हाथ तो पहले ही पकड़ा हुआ था, लेकिन फोन की रिंग सुन के उसने मेरा हाथ और टाइटली पकड़ लिया। शायद वो घबरा रही थी। मैंने जेब से फोन निकाल के देखा तो स्क्रीन पर मेरी वाइफ का नाम था, नेटली। लेकिन नेटली तो मेरे साथ थी, तो ये कॉल किसकी थी? इस बीच वो मेरा हाथ और टाइटली पकड़ती जा रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये मेरी वाइफ नहीं है, और तभी मैंने अपनी नजर के कोने से देखा कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। मैंने उसी वक्त फोन उठाया तो फोन पे मेरी वाइफ चिल्ला के बोली, वो मैं नहीं हूं, भाग जाओ वहां से। और उसकी आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मुझे अपने पीछे से वही कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज के साथ ही मुझे मेरे हाथ पे तेज जलन महसूस हुई। उसने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगा। फोन पे नेटली मुझसे पूछ रही थी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर कुछ कदम भागने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहां से जा चुकी थी। उस वक्त मैं इतना घबरा चुका था कि अकेले कार ड्राइव करके वहां से जाने की भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने नेटली से कहा कि तुम अभी यहां आ जाओ। मैं बाहर मेन रोड पर ही उसके आने का वेट करता रहा। फोन पे ही उसने मुझे बताया कि सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो बेड के अंदर बंद थी, जैसे कि किसी ने उसको सोते हुए ही बेहोश करके बेड के अंदर बंद कर दिया हो। जब उसकी आंख खुली और उसने देखा कि मैं वहां नहीं हूं, तो वो समझ गई कि जरूर वो ही चीज मुझे वहां से ले गई होगी। नेटली की बात सुन के तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। ये सब क्या हो रहा था? मेरा मतलब आज से पहले तो वो मुझे सिर्फ खड़ी हुई दिखाई देती थी, लेकिन इस बार तो उसने मुझसे बात भी की, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह। मेरे साथ यहां तक आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी तो ये सब सोच के ही हालत खराब हो रही थी। मैंने अपने हाथ को देखा तो देखा कि जहां से उसने मेरा हाथ पकड़ा था, हाथ वहां से जल गया था
और मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ था, लकी। नेटली के आने का वेट करते हुए हजारों ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। उस चीज ने मुझसे कहा था कि नाश्ता रेडी हो गया है, और इस बार वो ऑरेंज जूस पी रही थी, जबकि पहले हमेशा वो पानी पीती हुई दिखती थी। क्या मतलब हो सकता है इन सब चीजों का? क्या उसकी ताकत बढ़ रही थी? क्या वो मुझे अपने जाल में फंसाने के नए नए तरीके ढूंढ रही थी? मेरा तो जैसे दिमाग ही फटने लगा था। फिर घंटों वेट करने के बाद शाम 5 बजे मेरी वाइफ वहां पहुंच गई। दिन भी ढलने लगा था। मैं चाहता था कि अभी हम किसी होटल में जाके रात बिताएं और फिर सुबह आके यहां चेक करें, लेकिन नेटली चाहती थी कि कम से कम हम ये तो चेक कर ही लें कि इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। लेकिन कार से उतरने से पहले उसने लाइटर लिया और उसको गर्म करके अपने हाथ पे एक निशान बना दिया। उसको दर्द में देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने कहा कि इस निशान से मैं उसे आसानी से पहचान सकूंगा। और फिर हम कार से उतरे और घर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर लगी डोरबेल खराब लग रही थी, इसलिए मैंने नॉक किया, और नॉक करते ही, तुमने कुछ सुना क्या? नेटली बोली। सुना? क्या? अरे वो आवाज, किसी के चिल्लाने की, जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो, वो बोली। तो मैं उसी वक्त वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन मेरे पीछे हटने से पहले ही नेटली ने दरवाजा खोल दिया था। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर के अंदर ले जाने लगी। मैं अंदर तो चला गया, लेकिन मैंने एक पैर दरवाजे के बीच में ही लगाया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि घर के अंदर जाते ही वो दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाए, जैसे फिल्मों में होता है। अंदर से घर की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे, और घुप अंधेरा था। पूरे घर में एक अजीब सी मनुष्य छाई थी। कुछ ही सेकंड्स में अंधेरे में मेरी नजरें एडजस्ट हुईं, तो मैंने देखा कि घर की दीवारों पर कुछ अजीब अजीब से निशान बने थे, लाल रंग के निशान। घर में जो टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था, उन पे भी वैसे ही निशान बने थे। और तभी मेरी वाइफ का सिर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस इतना कहते ही वो नीचे गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे पकड़े हुए ही था कि तभी मुझे अंदर हॉल के अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। मुझे ठीक से तो नहीं दिख रहा था कि वहां कौन खड़ा है, लेकिन वो जो कुछ भी था, उसका सिर टेढ़ा था। ये वही थी। मुझे अब वहां एक सेकंड और नहीं रुकना था। मैंने नेटली को जोर से पकड़ा और उसको खींचते हुए बाहर जाने लगा, लेकिन तभी, जैसा मुझे डर था, वो दरवाजा भड़ाम से बंद हो गया। लेकिन मैंने अपना एक पैर दरवाजे के बीच में ही रखा हुआ था। मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे बस किसी भी तरह वहां से निकलना था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर निकल के मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखना चाहा कि क्या वो अब भी वहीं है। पीछे देखा तो वो वहीं थी, धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आती हुई। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी, लेकिन मैं अपनी वाइफ को उठा के कार में ले गया और अंदर बिठाया। कार स्टार्ट करते हुए मैंने एक बार फिर से घर की तरफ पलट के देखा। वो वहीं खड़ी थी, और मेरे देखते ही उसने अपना मुंह खोला और एक तेज चीख मारी। गाड़ी चलाते हुए मुझे वो आवाज ऐसी लगी थी जैसे बहुत सारे कांच एक साथ टूटे हों। मैं आधे घंटे तक हाईवे पर ड्राइव करता रहा। ये चीज आखिर है क्या? ये क्यों हमारे पीछे पड़ी है? ड्राइव करते हुए मेरा ध्यान बार बार मेरे हाथ पर लिखे उस निशान पर जा रहा था, लकी।
क्या मतलब हो सकता था इस निशान का? क्या वो ये कहना चाहती थी कि आज मेरा लकी दिन था, जो मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया और मेरी जान बचा ली? फिर मैंने एक होटल में रात बिताने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। मेरी वाइफ तो सो रही थी, लेकिन मैं रात भर उसी को देखता रहा। मुझे उससे नजरें हटाने में भी डर लग रहा था कि कहीं मेरी नजर हटते ही वो चीज फिर से वहां ना आ जाए। फिर सुबह जब नेटली उठी तो हमने बहुत देर इस बारे में बात की कि अब हमें क्या करना चाहिए। बातें करते हुए मैंने उसके हाथ का निशान भी चेक किया। वो मेरी वाइफ ही थी। हाथ चेक करते देख उसका चेहरा उतर गया। इस दुनिया में सिर्फ एक वो ही तो थी जिसको मैं इतना प्यार करता था, जिसकी मौजूदगी मेरे सारे डर को खत्म कर देती थी। लेकिन अब मैं उसी से डरने लगा था। हमने इस बारे में बहुत बातें की। पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जो कुछ हुआ था, उसमें तीन चीजें तो बिल्कुल क्लियर थीं। पहली ये कि वो चीज सिर्फ तभी सामने आ सकती थी जब मेरी वाइफ वहां ना हो। यहां तक कि कल भी वो उस घर में मुझे तभी दिखाई दी थी जब मेरी वाइफ बेहोश हो गई थी। दूसरी बात ये कि उसकी ताकत अब बढ़ रही थी। बचपन से लेकर अभी तक उसको कभी किसी ने बातें करते हुए या चलते फिरते नहीं देखा था, लेकिन अब वो ये सब कर रही थी। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं। और तीसरा ये कि उसकी ताकत बेशक बढ़ तो रही थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मेरा मतलब पिछली दोनों बार मोबाइल फोन की वजह से ही मेरी जान बच सकी थी। चाहे कुछ भी था, उस चीज का राज जरूर उस घर में ही छिपा था, क्योंकि वो कैसे भी करके हमें उस घर में जाने से रोकना चाहती थी। उस घर में हमें जाना ही होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है और बिना तैयारी के उस घर में जाना मौत के मुंह में जाने के समान था। आखिर में हमने डिसाइड किया कि हमें एक बार क्रिस से मिलना होगा। क्रिस मेरी वाइफ के स्कूल का वो दोस्त जिसने उन दोनों को एक साथ देखा था और अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। लेकिन नेटली कई सालों से उससे टच में नहीं थी। फिर कई कॉल्स करने के बाद हमें उसका पता चल ही गया। पता चला कि वो पास के ही एक छोटे से शहर में रहता है और अंधे लोगों को लेक्चर्स देने का काम करता है। हमें यह भी पता चला कि उसका अगला लेक्चर आज सुबह 11 बजे ही होने वाला था। उसके पास पहुंचने का अभी हमारे पास बहुत टाइम था। हम जल्दी से तैयार हुए और फिर से अपने सफर पर निकल गए। वहां पहुंचे तो कॉन्फ्रेंस हॉल का गेट बस बंद ही होने वाला था। कुछ ही मिनटों बाद क्रिस की स्पीच भी शुरू हो गई। अपनी पूरी स्पीच में क्रिस ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बताया और लोगों को मोटिवेट किया। और आखिर में इस बात के साथ क्रिस ने अपनी स्पीच खत्म कर दी। क्रिस ने कहा, जिस दिन मैंने अपनी आंखों की रोशनी खोई, वो दिन था जब मैंने डरना छोड़ दिया था। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब अंधेरा ही मेरे लिए रोशनी थी। क्रिस के साथ उसकी वाइफ भी थी। फिर सब लोगों के चले जाने के बाद हम क्रिस के पास पहुंचे और उससे बात की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उससे बात शुरू करूं। मेरा मतलब, मैं उससे क्या पूछता? आप कैसे अंधे हो गए ये? लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही क्रिस मेरी तरफ देख के बोला, ओह, तो तुमने भी उन दोनों को एक साथ देख लिया। उसने कहा था तुम आओगे। क्रिस ने बताया कि उसके साथ घटी उस घटना के बाद से नेटली की दादी उसके साथ रेगुलर टच में रहने लगी थी। उनको क्रिस के साथ ये सब होने का बहुत दुख था और वो इसके बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती थी। नेटली की दादी को यकीन था कि आगे चलकर ये सब
और बहुत ज्यादा होने वाला था, इसीलिए इसको किसी भी हालत में रोकना होगा। फिर जब मैंने क्रिस को नेटली के घर के बारे में बताया कि कैसे वो घर अब सुनसान पड़ा है और उसके अंदर अजीब अजीब से निशान बने हैं, तो क्रिस बिल्कुल सीरियस हो गया। ओह, इसका मतलब उन्होंने उन बहनों को रोकने की कोशिश की, उनको उस घर में ही बांधने की कोशिश की, लेकिन शायद वो उस काम में सफल नहीं हो सकी और उनकी जान चली गई। क्रिस बोला। उसकी बात सुन के मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया। बहनें? कौन बहनें? किन की बात कर रहे हो तुम? तो क्रिस बोला, चलो घर चल के बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्रिस के घर पहुंच के उसकी वाइफ ने हमारे लिए लंच बनाया और लंच करने के बाद क्रिस ने हमें उस दिन के बारे में बताया। इस बात के बारे में मैंने आज तक नेटली की दादी के अलावा किसी को नहीं बताया, लेकिन उस दिन जब मैंने अपनी आंखों की रोशनी खोई, तब मेरी आंखों के सामने असली नेटली के अलावा एक नहीं बल्कि दो साए खड़े थे। नेटली की दादी उनको हमेशा बहनें ही बोलती थीं, क्योंकि उनको भी यकीन था कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। इसकी दादी मानती थी कि वो जो कुछ भी हैं, हमारे डर से ही उनको ताकत मिलती है। हम जितना उनसे डरेंगे वो उतनी ही ज्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। शायद क्रिस की बात सही भी थी, क्योंकि मैं बचपन से ही एक डरपोक इंसान था और शायद इसीलिए ही वो मुझे दिखाई दी थी। क्रिस ने बताया कि नेटली की दादी ने बहुत सालों तक इन चीजों पर रिसर्च करने के बाद उन बहनों को बांधने का तरीका ढूंढ लिया था। वो खुद इन सब चीजों को सीखने की कोशिश कर रही थी। उनके घर में जो अजीब अजीब निशान दीवारों पर बने थे, वो भी शायद इसीलिए ही बने होंगे और शायद इसीलिए ही वो बहनें मुझे उस घर से दूर रखना चाह रही थी। हालांकि जैसे वो मेरे साथ कार में बैठकर इतनी दूर तक आई, इसका मतलब था कि वो बाहर भी आराम से घूम सकती है। बस उस घर में ही कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे वो मुझे दूर रखना चाहती थी और मुझे ये पता लगाना था कि वहां क्या है। मैंने और क्रिस ने इस बारे में बहुत सारी बातें की। वो भी उन शैतान बहनों को खत्म करना चाहता था। इसी बीच क्रिस की वाइफ ने कहा कि लंच रेडी हो गया है, जिसके बाद हम सब लंच करने लगे। क्रिस ने कहा कि अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम वहां पहुंचेंगे अंधेरा हो चुका होगा। इसलिए बेहतर था कि हम रात में उन्हीं के घर में रुक के फिर सुबह सुबह वहां से निकल जाएं। मैं तो पहले से ही बहुत थका हुआ था। रात में हम सब हॉल में ही सोए थे। हमने प्लान किया कि रात में मैं और क्रिस की वाइफ बारी बारी से जाग के सब पे नजरें रखेंगे कि कहीं वो चीज फिर से वहां ना आ जाए। रात में सोते सोते ठीक 3 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि रात में ठीक 3 बजे मेरी आंख खुलने लगी थी। कहीं ये कोई नई बीमारी तो मुझे नहीं हो रही, मैं मन ही मन सोच रहा था। आंख खुली तो देखा कि क्रिस की वाइफ तब जगी हुई थी, जैसा कि हमने प्लान किया था। मैंने उससे धीरे से पूछा, पानी? तो उसने सामने किचन की तरफ इशारा किया। मैं किचन की तरफ जाने लगा। मन में डर था कि कहीं वो चीज फिर से खड़ी ना दिख जाए, लेकिन किचन खाली था, वहां कोई नहीं था। मुझे तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैं इसलिए मैं पीने के लिए ठंडा पानी देख रहा था, लेकिन किचन में ठंडा पानी नहीं था। किचन के बगल में ही एक छोटी सी पेंट्री थी जिसके अंदर फ्रिज रखा था। मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज से ही पानी लिया जाए। पेंट्री के अंदर अंधेरा था। मैं अंदर घुसा
और लाइट जलाते ही मेरे तो होश उड़ गए। पेंट्री के एक कोने में क्रिस की वाइफ बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर भी बंधे थे। लंच रेडी है। क्रिस की वाइफ ने घर आने के बाद बस यही एक बात बोली थी। इसके अलावा वो पूरा दिन कुछ नहीं बोली। मुझे समझ आ जाना चाहिए था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं उसी वक्त भागता हुआ क्रिस के पास गया और उसको उठाया तो देखा कि मेरी वाइफ अब वहां नहीं थी। हमने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया। मुझे पता था वो चीज मेरी वाइफ को कहां ले गई होगी। वो नेटली को जरूर उसकी दादी वाले घर में ही ले गई होगी। मैं उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे उसकी दादी के घर जाने के लिए निकल गया। मुझे पता है बिना सोचे समझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, खासकर तब जब सवाल हमारे किसी अपने की जान का हो। कार ड्राइव करते हुए मैं बार बार अपने आप को कोसे जा रहा था कि मैंने ऐसा कैसे होने दिया। क्यों मैं समझ नहीं पाया कि वो शैतान साया वहां पहले ही पहुंच चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है। इस बार तो वो किसी और का ही रूप लेकर हमारे पीछे आ गई थी। क्यों कर रही है वो ऐसा? क्या वो मेरी जान लेना चाहती है? अगर हां, तो बस एक बार में ही मुझे मार क्यों नहीं देती? दुनिया भर के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। और फिर कई घंटे ड्राइव करने के बाद मैं सुबह 7 बजे उस घर के सामने पहुंच गया। लेकिन मैं वहां पहुंचा ही था कि तभी मेरे मोबाइल फोन पे कॉल आई। कॉल मेरी वाइफ की थी। हे बेबी, तुम ठीक हो ना? कहां हो तुम? मैंने फोन उठाते ही उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। मैं हमारे घर में हूं। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंच गई? हम तो क्रिस के घर में सोए थे ना, वो बोली। उसकी बात सुन के तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये वाकई में मेरी वाइफ ही है या कोई और। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ पे वो निशान अभी भी है क्या? वो बोली, हाँ बेबी, वो निशान मेरे हाथ पे ही है। ये मैं ही हूं। कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर में मैंने घर वापस जाने का ही फैसला किया। लेकिन कार घुमाते हुए वो मुझे फिर से उसी घर के अंदर खड़ी दिखाई दी। उस धुंधली खिड़की से मैं उसको वहां खड़े ग्लास से पानी पीते साफ देख पा रहा था। घर पहुंचा तो नेटली भागती हुई आई और मेरे गले लग गई। मुझे ऐसा करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने उसको एक झटके से अपने से दूर कर दिया और उसका हाथ चेक करने लगा। वो वही थी। उसने मायूसी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। जिन आंखों को देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी, आज उन आंखों में मैं मायूसी देख रहा था। पता नहीं हमारे साथ क्यों ये सब हो रहा था। अगले कई दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। ना ही वो मनहूस मुझे फिर से दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगी है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे नेटली का बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। वो गुमसुम रहने लगी थी। रात में कई बार जब मेरी आंख खुलती तो वो मुझे ऊपर छत की तरफ देखती हुई दिखाई देती। वो मुझे कुछ बताती भी नहीं थी। पता नहीं क्या होने लगा था उसको। मेरी वाइफ, जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो मुझसे दूर होने लगी थी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। आखिर में मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना ही होगा। मैं अपनी जान को ऐसे अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने नेटली से बात की और हमने फैसला किया कि हम एक बार फिर से उस घर में जाएंगे और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन शैतान बहनों का राज पता लगा के ही आऊंगा। मैं सोच रहा था कि इस बार नेटली को साथ ना लेके जाऊं, लेकिन हर बार उसी की वजह से ही मेरी जान बची थी। इसलिए मैं उसको भी अपने साथ ले गया।
रास्ते भर मैं उससे लगातार बातें किए जा रहा था, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि ये वही है। सुबह 11 बजे हम ठीक उस घर के सामने पहुंच गए। अब मुझे उसके अंदर जाना था, लेकिन इस बार मैं तैयार होके आया था। मैं एक चेन साथ लेकर आया था, जिसको मैंने उस घर के पुराने से दरवाजे पे बांधा और फिर अपनी कार से खींच के उस दरवाजे को ही तोड़ के निकाल दिया। अब मुझे अंदर जाने में कोई डर नहीं था। मैंने नेटली से कहा कि तुम बाहर ही खड़ी रहो, जिससे कि तुम्हारी नजर लगातार मेरे ऊपर रहे, क्योंकि वो चीज तभी आ सकती थी जब नेटली की नजर मुझ पे नहीं होती। और फिर अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करके मैं उस घर के अंदर घुस गया। अंदर पैर रखते ही मुझे एक अजीब से भारीपन का एहसास हुआ। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अंदर जाना ही था। अंदर जाके मैंने घर की दीवारों पर बने उन अजीब से निशानों की कई फोटो खींची। पूरा घर धूल से भरा था। समझ नहीं आ रहा था कि कहां से चेक करूं। पीछे मुड़ के देखा तो नेटली बाहर ही खड़ी थी। फिर मैं पहला कमरा पार करके अंदर हॉल में गया तो देखा कि सामने एक कोने में एक अलमारी रखी थी। वो अलमारी भी पुरानी थी, लेकिन उसके ऊपर धूल नहीं थी। मैं उसको देखते ही समझ गया कि पक्का इसी अलमारी में ही मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन वो अलमारी दूसरे कोने में थी, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे नेटली की नजरों से दूर जाना था। मैंने सोचा कि जल्दी से भाग के जाके चेक कर लूंगा और फिर बाहर भाग जाऊंगा। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं भाग के उस अलमारी के पास गया और एक झटके से उसको खोल दिया। अंधेरे में कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। मैं जल्दी से अलमारी के खानों में हाथ मारने लगा। ऊपर के दोनों खाने खाली थे, लेकिन जब मैंने नीचे झुक के सबसे नीचे वाला खाना चेक किया तो वहां कुछ रखा था। वो कोई डायरी थी, कोई पुरानी सी डायरी। मैंने उसी वक्त उसको निकाल के अपनी पॉकेट में डाल लिया और जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन बाहर जाने के लिए मैं पलटा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस वक्त मेरे तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, और तभी मुझे उनकी आवाज आई, तुम हमारे पास फिर से आ गए, अब हम तुमको नहीं जाने देंगे। और बस इतना कहते ही किसी चीज ने मुझे पीछे से उठाया और जमीन पे पटक दिया। मैं किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। नेटली ने मुझे देखा तो वो भाग के मेरे पास आने लगी। मैंने उसे चिल्ला के मना किया, नहीं नेटली, अंदर मत आना, लेकिन वो नहीं रुकी। पीछे से कोई चीज मेरा पैर पकड़ के मुझे अंदर खींच के ले जा रही थी। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे होश में आता देख नेटली मुझसे पूछने लगी, तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो क्या? मैंने कहा हां, मैं देख सकता हूं। मेरी बात सुन के उसे बहुत खुशी हुई। उसको लग रहा था कि शायद क्रिस की तरह मैं भी अंधा हो जाऊंगा। मैंने नेटली से पूछा तो उसने बताया कि जब वो घर के अंदर पहुंची तो मैं जमीन पे बेहोश पड़ा था, और वो दोनों बहनें ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। नेटली को देख के उन्होंने मेरा पैर छोड़ दिया, और कुछ सेकंड्स उसको देखते रहने के बाद वो दोनों वहां से गायब हो गईं। नेटली ने बताया कि उसके बाद वो जैसे ही मुझे घर के बाहर खींच के लाई तो वो पूरा घर भर भरा के गिर गया, और फिर वो मुझे कार में डाल के सीधा हॉस्पिटल ले आई। अब सब ठीक हो गया है, अब वो कभी नहीं आएंगी, नेटली बोली। उसकी बात सुन के एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब
इतनी आसानी से खत्म हो गया? क्या वो दोनों बहनें जो इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ी थीं, वो इतनी आसानी से हमसे दूर चली गईं? यकीन करना मुश्किल तो था, लेकिन मुझे अपनी वाइफ पर भरोसा था। मेरी जैकेट सामने ही टंगी हुई थी। इसी बीच डॉक्टर वहां आ गया और नेटली कुछ पेपर वर्क में लग गई। तो मैंने जल्दी से अपनी जैकेट की जेब चेक की, तो वो डायरी अभी भी जैकेट में ही थी जो मैंने उस अलमारी से निकाली थी। मैंने नेटली को उस डायरी के बारे में नहीं बताया। हॉस्पिटल से घर आ जाने के बाद नेटली हर समय मेरे साथ ही रहने लगी थी। मेरा मतलब हर एक पल वो मेरे ही साथ रहती। एक सेकंड के लिए भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। यहां तक कि जब मैं बाथरूम में भी जाता, तब भी वो बाहर से मुझसे बात करती रहती। मैं उस डायरी को पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। 3 दिन बाद मैं ऑफिस गया। सोचा था कि ऑफिस में ही टाइम निकाल के उस डायरी को पढ़ लूंगा, लेकिन उस दिन ऑफिस में इतना काम था कि डायरी खोलने तक का टाइम नहीं मिला। फिर उसी रात ठीक 3 बजे मुझे फिर से प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा ही था कि नेटली जो मेरे बगल में सो रही थी वो भी उठ गई। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो बोली। मैंने कहा कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी, तुम सो जाओ। लेकिन मेरे उठने से पहले ही वो खुद बेड से उठ चुकी थी। वो भी मेरे साथ नीचे जाना चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरी वाइफ किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। इतनी परेशान कि वो मुझसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। फिर अगले दिन मैं फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, तो नेटली बोली कि ऑफिस मत जाओ। मैंने कहा क्यों, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना। वो बोली मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। मैं उसकी बात को मजाक में टालते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उस दिन मैं फैसला करके गया था कि आज मैं उस डायरी को पढ़ के ही रहूंगा। इसलिए ऑफिस जाते ही मैंने सबसे पहले अपनी कैबिन का दरवाजा बंद किया और उस डायरी को बाहर निकाला। वो एक बहुत ही पुरानी डायरी थी जिसका कवर लेदर का बना लग रहा था। डायरी इतनी पुरानी थी कि एक एक पन्ना अलग निकल रहा था। मैंने पूरी डायरी में एक नजर डाली तो नोटिस किया कि डायरी में अलग अलग हैंडराइटिंग्स में लिखा गया था, जैसे कि वो अलग अलग लोगों ने लिखा है। मैं आपको उसमें लिखी एक एक बात तो नहीं बता सकता, लेकिन डायरी की शुरुआत होती है एक कहानी से। कहानी दो बहनों की। बड़ी बहन मैडलिन 11 मार्च सन 1800 में पैदा हुई थी। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, हरी आंखों वाली लड़की। वो अपनी माँ बाप की पहली संतान थी। फिर उससे ठीक 1 साल बाद 11 मार्च सन 1801 में दूसरी लड़की पैदा हुई। उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम थी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बड़ी बहन की तरह छोटी बहन की आंखें भी हरे रंग की थीं। धीरे धीरे जब दोनों बहनें बड़ी होने लगीं, तो घर वालों ने नोटिस किया कि उन दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं, जैसे कि वो जुड़वा हों। पहले तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उन दोनों का जन्म भी रात के ठीक 3 बजे हुआ था। उन्होंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया कि इन दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी क्यों हैं, लेकिन किसी को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि वो दोनों सगी बहनें थीं। उन दोनों की शक्लें भले एक जैसी थीं, लेकिन उनका नेचर बिल्कुल अलग था। छोटी बहन कैरोलिन बहुत ही हंसमुख और बातें करने वाली थी, जबकि बड़ी बहन मैडलिन बहुत ही शांत और कम बात करती थी। धीरे धीरे बड़ी बहन मैडलिन को उसकी छोटी बहन से जलन होने लगी, क्योंकि सब उसके हंसमुख स्वभाव की तारीफ करते थे।
कई बार कैरोलीन अपनी बड़ी बहन बनके लोगों को बेवकूफ भी बनाती थी, लेकिन भाई बहनों में छोटी मोटी लड़ाइयां होना नॉर्मल था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बुरा मोड़ आया। दोनों बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया। थॉमस उस इलाके का एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था और उनके पापा के साथ ही काम करता था। बड़ी मैडलीन, जो कि थॉमस को दिल से बहुत प्यार करती थी, अपने शांत स्वभाव की वजह से कभी अपने प्यार का इजहार उसे नहीं कर सकी। लेकिन छोटी बहन कैरोलीन, जो कि थॉमस से ज्यादा उसके पैसे से प्यार करती थी, उसने पहले थॉमस से बात कर ली और थॉमस और कैरोलीन की शादी तय कर दी गई। मैडलीन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर जिस दिन उनकी शादी थी, अपनी बहन को शादी के जोड़े में देख के बड़ी बहन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और दोनों बहनों में झगड़ा होने लगा। इसी बीच मैडलीन ने अपनी छोटी बहन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। छोटी बहन की लाश देख के मैडलीन बहुत डर गई। उसने उसकी लाश को एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया और खुद शादी का जोड़ा पहन के थॉमस के साथ शादी कर ली। मैडलीन बहुत खुश थी, उसको अपना प्यार मिल गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद कैरोलीन की लाश सबके सामने आ गई। सारी बात सबके सामने खुल गई। जब थॉमस को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में मैडलीन को घर से निकाल दिया। इस बात से दुखी होकर मैडलीन ने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। अब मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन दो बहनें जो मुझे दिखाई देती थीं, उनमें से जो बहन हमेशा स्माइल करती हुई दिखती थी, वो जरूर छोटी वाली कैरोलीन होगी, जबकि दूसरी बहन जो टेढ़ी गर्दन के साथ गुस्से में दिखती थी, वो जरूर मैडलीन होगी। ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद मेरा सिर तो जैसे फटने लगा था। तो क्या इसका मतलब इतने दिनों से इन दोनों बहनों के भूत ही हमें परेशान कर रहे थे? क्या यही बहनें हमारे पीछे पड़ी हैं? लेकिन क्यों? हम ही क्यों? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? लेकिन मेरे सवालों के जवाब उसी डायरी में थे। डायरी के अगले पन्नों पर बताया गया था कि इस परिवार की अगली पीढ़ी में एक और लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम था लॉरा। जब लॉरा बड़ी हुई तो सबने देखा कि उसकी शक्ल भी बिल्कुल मैडलीन और कैरोलीन जैसी थी। वही खूबसूरत चेहरा, हरी आंखें। और धीरे धीरे उस परिवार के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। अब डायरी में यह तो नहीं लिखा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसके बाद से उस पीढ़ी में जो भी लड़की पैदा होती थी, उसकी शक्ल बिल्कुल कैरोलीन और मैडलीन के जैसी होती थी। और हर एक पीढ़ी में उनके साथ अजीब अजीब चीजें होती। उनको उनकी बेटी की शक्ल वाली लड़की घर में दिखाई देती, लेकिन तब किसी को यह समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितनी भी लड़कियां उसके बाद से उनके परिवार में पैदा हुई, वो सब की सब आखिर में अजीब ही तरीके से गायब हो गई थी। और गायब होने के कुछ दिन पहले से उनकी आंखों का रंग भी बदलने लगा था। हरे रंग की जगह उनकी आंखें काली होने लगी थीं। मैं जल्दी से डायरी के पन्ने पलटने लगा और फिर आखिरी के कुछ पन्नों पे मुझे नेटली की दादी के लिखे कुछ पेज मिले। उसकी दादी ने लिखा था कि असल में वो बहनें एक तरह से इस पीढ़ी के खून के साथ जुड़ी हुई हैं। हर पीढ़ी में जो भी लड़की पैदा होती है, उनके अंदर कैरोलीन और मैडलीन का भी एक छोटा सा अंश होता है। और नेटली भी उसी परिवार में पैदा हुई थी। और धीरे धीरे वो दोनों बहनें नेटली के भी पूरे शरीर पर कब्जा करने वाली थी। और ऐसा होते ही नेटली भी इस दुनिया से गायब हो जाती। डायरी में लिखा था कि उनको खत्म नहीं किया जा सकता,
क्योंकि उनको खत्म करने का मतलब है इस पूरी पीढ़ी को ही खत्म करना। ये बात पढ़ के तो मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। क्या मतलब उनको मारा नहीं जा सकता? इस इसका इसका मतलब वो मेरी वाइफ के अंदर ही रहेंगी और एक दिन वो उसको भी अपने साथ ले जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से नेटली शायद इसलिए मुझसे दूर हो रही थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसका अंतिम समय आ गया है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ समय बिताना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी वाइफ, मेरे प्यार को मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ड्राइव करके घर जाते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर पहुंचा तो नेटली को देख के मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। रात में हम दोनों ने किचन में खाना तैयार किया और फिर डिनर करने के बाद नेटली बोली कि चलो बाहर लॉन में चल के तारों को देखते हैं। उसकी ये बात सुन के मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में हम कई बार रात में बाहर तारे देखने जाते थे। बहुत सुकून महसूस होता था। फिर उसी रात 2:45 पे मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो देखा कि नेटली कमरे में नहीं थी। मुझे सीढ़ियों से किसी के नीचे जाने की आवाज आई। मैंने झट से उठ के देखा तो नेटली हाथ में सूटकेस लिए नीचे जा रही थी। नेटली, क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के? मैंने उससे पूछा। वो पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाना ही होगा। तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझूंगा? मुझे सब पता चल गया है। नहीं, तुम नहीं समझ रहे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। बात करती हुई वो बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये रात मेरी आखिरी रात है। आज रात वो मुझ पर हावी हो जाएंगी और अगर मैं यहां से नहीं गई तो वो तुम्हारी भी जान ले लेंगी। नेटली रोते हुए चिल्लाते हुए मुझसे बोली। और तभी इतना कहते कहते ही जाओ, जाओ, भाग जाओ यहां से। नेटली की आंखों का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गईं और उसका सिर साइड की तरफ घूमने लगा। पीछे घड़ी में 3 बजे का टाइम था। वही टाइम जब वो दोनों बहनें पैदा हुई थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था जब मैं अपनी वाइफ को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा था। लेकिन अपनी वाइफ के जाने के उस ख्याल ने ना जाने कहां से मुझे वो ताकत दे दी कि मैं उसका हाथ पकड़ के उस पर चिल्लाने लगा। नेटली, नहीं नेटली, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पता है तुम यही हो। लड़ो, लड़ो इनसे नेटली। तुम इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। याद करो, याद करो वो पल जो हमने एक साथ बिताए थे। तुम तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती नेटली। प्लीज, प्लीज मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी वो चमत्कार हुआ। मेरी वाइफ का चेहरा फिर से नॉर्मल होने लगा। उसकी आंखों का रंग भी फिर से हरा हो गया। मेरी वाइफ वापस आ चुकी थी। उसने उन शैतान बहनों को हरा दिया था। नॉर्मल होते ही वो मुझसे लिपट के रोने लगी। आज इस बात को बीते कई महीने हो चुके हैं। मेरी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। अब ना तो मुझे वो बहनें दिखाई देती हैं और ना ही रात के 3 बजे मेरी आंख खुलती है। ये सब कुछ होने से पहले मैं एक बेहद डरपोक इंसान हुआ करता था। अंधेरे से डरने वाला, छोटी छोटी चीजों से डरने वाला। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि खुद मेरी वाइफ अकेली किस तरह के शैतानों से लड़ रही थी। एक बात जो आज मुझे समझ आ गई है वो ये कि आपके डर चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो,
लेकिन अगर आपके प्यार में ताकत है तो आप हर एक बुराई को हरा सकते हैं।